स्टूडेंट डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि हमारे पास में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है ये वाला है ना, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। और यहाँ से एसएसबी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, वो क्वेश्चन कौन सा था ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप जो टॉपिक है उसको देखेंगे कि क्रॉप क्या होता है। तो क्रॉप क्या होती है, जब किसी प्लांट को एक बहुत लार्ज स्केल पर, है ना, लार्ज स्केल पर कह दो या बहुत बड़े एरिया में अगर उगाया जाता है उस प्लांट को, तो उसका मतलब वो एक फसल होती है, मतलब वो यूजफुल होती है, क्योंकि हम उगा रहे हैं ना, है ना, अपने से नहीं उग रहा है वो, हम उगा रहे हैं, तो उसको हम फसल कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अब क्रॉप के कुछ क्रॉप प्लांट है जिसमें कि कैटेगरी वाइज है, जैसे कि सीरियल्स है तो वो क्या है, पल्सेस है तो वो क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, फ्रूट्स क्या है, ऑयल सीड्स क्या है। तो ये कैटेगराइज है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि अनाज में कौन कौन आता है, पल्सेस में क्या क्या आता है, वेजिटेबल में क्या आता है, फ्रूट्स में क्या आता है, ऑयल सीड में क्या आता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, और बाकी भी आपको अपने नॉलेज में होना चाहिए कि सीरियल्स में आता है कि पल्सेस में आता है कि वेजिटेबल में आता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है इस बार, है ना, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम टॉपिक पर चलते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है, क्रॉप को सीजनेबल बांटा गया है ना। हमारे यहाँ इंडिया में जो है सीजनेबल सीजन होते हैं हमारे यहाँ, है ना, सीजन सभी जगह होते हैं, बट हमारे यहाँ जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कभी भी पानी आ जाएगा, है ना, यहाँ पे बारिश है तो बारिश में ही पानी आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमको ये समझना होता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब निकाली जाती है। ये इसका एग्जैक्ट मंथ भी पता होना चाहिए। मंथ में डेज थोड़े आगे पीछे चल जाएंगे, मतलब कि 15 डेज इधर उधर हो सकते हैं, बट हमको मंथ उसका पता होना चाहिए कि किस मंथ में स्टार्ट होती है और किस मंथ में उसको हम मतलब काट लेते हैं हम लोग। ये हमें बात पता होनी चाहिए। तो देखो, जो खरीफ क्रॉप्स है, खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में इसको बोया जाता है ना, इसको मतलब लगाया जाता है। अब मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूं। खरीफ फसल है ये, तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी। खरीफ मतलब खबना एक ये नॉर्मल वर्ड है, जिसमें क्या होता है, कीचड़ में पैर चला जाता है तो उसको हम लोग खबना कहते हैं। क्या कहते हैं? खबना। बस कब कीचड़ कब होता है, तो बारिश में ज्यादा होता है, तो बारिश में करते हैं। तो बस खरीफ फसल आपको याद रह जाएगी कि बारिश के सीजन में होते हैं। कैसे पता चलेगा, बताया ना मैंने भी, खबना। तो ऐसा आपको पता रहेगा। अब इसको लगाया कब जाता है, तो देखो जून और जुलाई ये दोनों दे रखा है। तो आपको क्वेश्चन में जून हो सकता, 15 जून हो सकता, 15 जुलाई हो सकता है। तो इनके बीच में, मतलब ये समझ लो कि 1 जून से लेकर के 20 जुलाई तक, या जुलाई का पूरा मंथ, ये 2 मंथ के बीच में कभी भी ये हो जाती है। और इसका जो हार्वेस्ट का टाइम होता है, इसको कटाई का जो टाइम होता है, वो सितंबर और अक्टूबर होता है। मंथ्स की अगर जून में अगर बोई गई है तो सितंबर में कट हो जाएगी, जुलाई में है तो अक्टूबर तक चली जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास में खरीफ क्रॉप हो गई। अब इसमें क्या लगाई जाती है, तो देखो, पैडी मतलब धान हो गया आपका, है ना, मेज मक्का, है ना, और सोयाबीन, कॉटन और ग्राउंडनट, मिलेट, ये सारी चीजें बोई जाती है ना। ये सारी चीजों को इस सीजन में बोया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे रबी क्रॉप की। किसकी बात करेंगे? रबी क्रॉप की। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए। इसके साथ में और भी कुछ कुछ चीजें लगाई जाती है। वैसे वेजिटेबल्स हर सीजन में लगाए जाते हैं, तो वो भी आ जाएगा, बट ये मेन है इसके नाम, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है रबी क्रॉप्स। तो जब खरीफ क्रॉप्स आपको वैसे पता रहेगी, तो जो बची हुई क्रॉप रहेगी वो रबी क्रॉप हो गई हमारे पास में, है ना। तो अब ये क्रॉप को कब बोया जाता है, तो ये अक्टूबर में स्टार्ट होती है। अक्टूबर नवंबर में इसको बो लिया जाता है, बट इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में। कब किया जाता है? मार्च अप्रैल में। इसमें वीट आता है, ग्राम आता है, मस्टर्ड आती है, पी आता है, और लिंसीड आता है। ठीक है, अलसी, है ना। लिंसीड कौन है? अलसी है। तो ये आपको पता हो, ठीक। तो इनको सबको इस टाइम में, इस सीजन में हमको बोना रहता है और इस टाइम में निकालना रहता है। इसमें आपको क्या याद रखना है, ये नोट डाउन कर लेना कि अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल ये भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा मतलब कब बोई जाती है और कब हार्वेस्ट की जाती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में जो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और मैं क्या कह रहा था कि लगभग यहीं से आपको जो है लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या आया था। देखिए, क्वेश्चन जो है हमारे पास में इसमें क्वेश्चन ये है आपके पास में, देखिए
कि आखिर टिलिंग की प्रोसेस कब होती है, सोविंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग कब होती है, थ्रेसिंग कब होती है। मतलब ये जो प्रोसेसेस है वो इसमें से किस चीज से की जाती है, ये क्वेश्चन आया था आपको। मतलब कि टिलिंग इनमें से किसके द्वारा किया जाता है, सोविंग किसके द्वारा किया जाता है। ये आपके मशीन्स हैं और ये है प्रैक्टिस, है ना, जो कार्य करना होता है वो। तो किस मशीन का किसके लिए यूज किया जाता है, ये आपके लिए जो है क्वेश्चन आया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हम वापस से हमारे टॉपिक पर जाते हैं। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा दिया आपको, है ना, प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अब हमारे पास में ये आ गया, वापस से हम हमारी जगह पर आ गए कि देखो सम बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो सॉइल को प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉइल को क्या कर लेते हैं हम लोग, प्रिपेयर कर लेते हैं। सॉइल प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, कि सॉइल प्रिपरेशन का मतलब है कि जो भूमि है, जो पृथ्वी मतलब जो खेत फील्ड है, फील्ड को उगाने योग्य बनाना होता है। उगाने योग्य कैसे बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, प्लाऊ वगैरह करते हैं, है ना। प्लाऊ वगैरह करने के बाद में रोटेट करते हैं रोटावेटर के थ्रू, और उसके बाद में जो है सीडिल के थ्रू बीज को बो दिया जाता है। तो ऐसे करके जो है आप काम करते हैं इसमें। तो सबसे पहले होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले सॉइल को तैयार किया जाता है ना, भूमि को तैयार करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या करते हैं, सोविंग मतलब बीज बोते हैं, बोने का कार्य करते हैं। अगला हम क्या करते हैं इसके बाद में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ये अच्छा होता है, ये जैविक होता है। ये कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, जैविक। बट फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं, फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस है कि ये जैविक होता है और ये केमिकल होता है, ये रासायनिक होता है। कैसा होता है, रासायनिक। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। तो मैन्योर जो है फसल के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऑर्गेनिक फूड ही अच्छा फूड होता है, हमारे लिए भी हेल्दी होता है। बट फर्टिलाइजर से क्या होता है, इंस्टेंट मतलब तुरंत में फायदा मिल जाता है फसल को, क्रॉप को, और किसान को तभी अच्छा लगेगा जब फसल सुधर जाएगी तुरंत। तो मतलब अभी खाद डाला और अगले एक दिन में जो है फसल एकदम बढ़िया हो जाए। तो ये किससे होता है, केमिकल से होता है। जैसे हम लोग, हमारा अगर मान लो हेडेक ही हो रहा है, हमने एक मेडिसिन ली और उसको खा लिया, और हमारा विद इन 5 मिनट और 10 मिनट में हमारा जो है हेडेक बंद हो गया, तो हमको अच्छा लगता है। बट ये अच्छी प्रोसेस नहीं है ना, हमें केमिकल वाली चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। बट क्या करें, अभी यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है कि फसल को पानी देना, है ना। फसल को पानी की आवश्यकता होती है, तो फसल को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। वीडिंग, वीडिंग मतलब होता है जो अनावश्यक पौधे उगाते हैं उसमें। ऐसा तो है नहीं कि फसल लगाई, जो लगाया आपने वही उगेगा, भाई दूसरी चीजें भी उग जाती है, तो उसको वीड बोलते हैं, नींदा, जिसको हम सामान्य भाषा में नींदा कहते हैं, या अनावश्यक पौधा भी कहते हैं। फसल के अलावा जो भी पौधा है वो अनावश्यक ही है ना। इसके बाद में हार्वेस्टिंग मतलब होता है कटाई, ठीक है। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ फूड, ये भंडारण कहलाता है। क्या कहलाता है, भंडारण। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर में आया है वो क्या आया है कि ये किसके द्वारा किया जाता है, या ये किसके द्वारा किया जाता है, मतलब इनके लिए हम मशीन्स क्या यूज करते हैं। तो देखिए, है ना, उसको हम आगे देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसके यहाँ पर कुछ मेथड दे करके रखी है ना। इन दिस प्रोसेस द सॉइल इज टर्न एंड लूज, उसको लूज कर लेते हैं। देखो, अब मैं कह रहा था कि जो प्रोसेस ऑफ जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, जमीन जो रहती है उसको टर्न कर लेते हैं। मतलब कि नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग नीचे। टर्न करने से क्या होता है कि जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व बराबर बने रहते हैं, और जो ऊपर की जो जगह रहती है, जो फील्ड रहती है, वो नीचे चली जाती है, फिर वापस से पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है, और वो फिर मतलब यूजफुल हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर मिट्टी को जो लूज कर लिया जाता है, ठीक है। और वो प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाऊ, है ना। मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्लाऊ यूज होता है। क्या होता है, प्लाऊ। और टिल्टिंग भी कहते हैं इसको। तो दोनों नाम याद रखेंगे आप, है ना। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि यही नाम अपने लिए यूजफुल है ना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अच्छा, इससे फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस। तो इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि जो जड़ है, रूट है, वो पेनिट्रेट मतलब कि अगर वो जाना चाहे, जितना भी लंबा जाना चाहे तो जा सकती है ना, अंदर तक जा सकती है, वो पेनिट्रेट हो जाएगी, है ना। बट अगर बात करें हम कैसे, कि अगर हमने सामान्य जमीन रहने दी तो वो तो टाइट हो जाती है,
तो टाइट हो गई तो उसमें आपने सीडिल तो कर दिया, बीज तो आपने डाल दिया, लेकिन जो जड़ें है उसको फैलने के लिए जगह टाइट मिल रही है, मतलब लूज जगह नहीं है। अगर लूज जगह नहीं होगी तो जड़ें फैलेगी नहीं और फिर फसल अच्छी होगी नहीं, है ना। तो इसके लिए जो है सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजली। अब ब्रीथ, भाई ऐसा तो है नहीं कि हम ही सांस लेते हैं, है ना, पौधों को भी सांस लेने की जरूरत होती है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप क्या करें कि जो अनाज रखा हो अपने घर में, अनाज में क्या करें, ऐसी उंगलियां डाल दे अपनी और थोड़ी सी देर रहने दे और फिर निकाले, आपको देखना उंगलियां गर्म लगेगी। और फिर क्या करो, आप ऐसा करके देखो आपको उंगलियां गर्म लग रही कि नहीं। इससे पता चल जाएगा कि जो बीज होते हैं वो भी सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, तो ये हेल्प हो जाती है उसमें। अब जो अर्थवर्म है, अगर अर्थवर्म आपकी जमीन में अगर आपके केचुए है तो बहुत अच्छे से मतलब वो लूज कर देते हैं माइक्रोब्स, मतलब बहुत सारे। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक मुट्ठी मिट्टी कहीं की भी आप सामान्य वाली उठा लो तो उसमें करीब 10 अरब जीव पाए जाते हैं, 10 अरब इतनी सी मिट्टी में। तो माइक्रोवेव तो बहुत सारे होते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो सॉइल है उसको हम फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं और ये सब धीरे धीरे खत्म हो रही है, मतलब अब 10 अरब जो यूजफुल है वो कम होते जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है ना। सेव वाटर के साथ में अब सेव सॉइल भी होना चाहिए। सेव वाटर के साथ में सेव सॉइल, तभी सेव लाइफ होगी, ठीक है। और नहीं तो आने वाले समय में देखिएगा आप, इसकी प्रॉब्लम आने वाली है ना। ये फ्यूचर की प्रॉब्लम है, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये फ्यूचर वाली प्रॉब्लम है। देखो हम हमारे टॉपिक पर आएंगे कि जो अर्थवर्म है और जो माइक्रोवेव्स है ये प्रेजेंट है सॉइल में। तो उससे क्या होता है कि जो भूमि जो है वो लूज हो जाती है। लूज होने से क्या होता है कि जड़ें भी अच्छी फैल जाती है, ब्रीथ ले लेती है, न्यूट्रिएंट्स ले लेती है, और माइक्रोवेव्स जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है आसानी से मिल जाती है। हम नेक्स्ट प्रोसेस पर चलेंगे, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, मतलब इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं और क्या क्या करने चाहिए। तो देखो सबसे पहले जो यूज करते हैं हम, है ना, सबसे पहले प्लाव यूज करते हैं। किसको करते हैं? प्लाव। और प्लाव ये आप देख रहे हैं कि प्लाव की प्रोसेस है, आजकल तो ये देखने में नहीं मिलता है ना। अब ऐसा तो देखने को बस गांव में भी बहुत कम नसीब हो रहा है, ठीक है, ऐसा बहुत कम दिखाई दे रहा है। प्लाव जो है अब मैनमेड प्रोसेस नहीं रही, है ना, मैनमेड प्रोसेस नहीं रही। अब ये सारी प्रोसेसेस क्या होने लगी है, अब ये होने लगी है अपने ट्रैक्टर वगैरह के थ्रू, मशीनरी होने लगा है सारा कुछ। तो ये सब तो अब बहुत कम है, देखने में आपको बहुत कम मिलेगा, बट अभी भी है ना। नेक्स्ट हम लोग प्लाव के बाद में नेक्स्ट इस पर चलते हैं ना। तो ये है आपका जो प्लाव जिससे किया जाता है, मैनमेड प्रोसेस है, ये हल है। क्या है ये? हल, ठीक है। तो इसके थ्रू ही जो है जमीन को लूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास में कल्टीवेटर। कल्टीवेटर से क्या होता है, जमीन जो है कल्टीवेट हो जाती है, ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर, हाँ। तो ये कल्टीवेटर का काम होता है, तो ये भी आपको याद रहे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे, और सोविंग। सोविंग मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द सॉइल फॉर ग्रोविंग द क्रॉप प्लांट इज called sowing. The seeds of the crop are sown in soil once it is prepared by plowing, leveling and manuring. यहां तक का हम समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो सोविंग मतलब होता है किसी बीज को लगाना। सोविंग मतलब क्या होता है, बीज डालना, ठीक है, बीज डालना। तो क्या होगा, ये इतनी चीजें लगेगी आपको। पहले आपको प्लाउ करना होगा, है ना, प्लाउ कल्टीवेट करना होगा। प्लाउ कल्टीवेट करने के बाद में जमीन को लेवल करना होगा। देन क्या करना होगा, उसमें मैन्योर यूज करना होगा, मतलब खाद वगैरह डालने होंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है वो, केवल जब से बोने से पहले आप क्या करो, एक गुड क्वालिटी का क्लीन और हेल्दी सीड्स चाहिए। कैसा चाहिए? अच्छा वाला सीड चाहिए। ऐसा नहीं कि कैसा भी, अगर खराब रहा सीड तो उसको उसमें ताकत ही नहीं रहेगी ना, वो उगेगा ही नहीं। तो अच्छा बीज चाहिए, है ना भैया, हेल्दी वाला बीज चाहिए, ऐसा है ना। तो इस चीज का बात आपको ध्यान रखनी है कि हेल्दी बीज होना चाहिए, तो ही क्या होगा, तो ही वो अच्छे से उगेगा। और ये रही आपकी सीडिल जिससे बोया जाता है ना। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे आसानी से, ठीक। वैसे भी हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, समझ ही रहे होंगे आप। अब सीड्स आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड और बाय सीड ड्रिल। ये क्वेश्चन में आया है अपने, है ना, उसमें आया है कि सोविंग की प्रोसेस कैसे होती है।
वहां पर सोविंग दे करके रखा आपको, तो प्रोसेस किससे होती है? सीडरिल से होती है। किससे होती है? सीडरिल। और जमीन को बनाने की प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो किससे होती है? तो आपने देखा था वो प्लाउ से होती है। किससे होती है? प्लाउ से। तो ये बात आपको समझनी है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देकर के रखे, और some crops are like paddy, rice and vegetable like tomato and chili seeds are not sown directly in the soil। देखो हाँ, ये भी बात सही है, ये आपको पता भी होगा कि ऐसा नहीं है कि सभी चीजों को जो है सॉइल मतलब बीज के थ्रू ही बोया जाता है ना। ये बता रहे हैं यहाँ पे क्या कि धान को आप बीज से मत बोइए, वेजिटेबल को सब्जी है जैसे कि टमाटो है, चिली है ना, इनके छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पौधा, है ना। ये आपको जो है किसमें मिलेंगे? पौधा रोपनी अपन पौधा रोपने से आपको ये पौधे मिल जाते हैं, है ना, नर्सरी से। और नर्सरी से पौधे मिल जाते हैं, छोटे छोटे पौधे, और इनको अपन लगा करके और फिर कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना इसको। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांट मतलब क्या होता है कि एक चीज को यहां से उठा करके अब इसको इसकी जगह, इसको जगह तो चाहिए तो इसको यहां जगह दे दी, ये यहां चला गया तो ट्रांसप्लांट हो गया। मतलब यहां लगना चाहिए, लगा था, इसको हमने यहां से निकाल करके यहां लगा दिया, यहां की फेवरेबल कंडीशन यहां पर दे दी और वो हो गया, तो उसको हम ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इसमें ऐसे ही होता है कि इनको पौधे को एक जगह नर्सरी में उगाया जाता है, वहां से लेकर के और फील्ड में लेकर के लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी आपको याद रखनी कि ट्रांसप्लांटिंग किस वाले वेजिटेबल्स में या सीरियल्स में होती है या पल्सेस में होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम प्रोसेस पर बढ़ेंगे आगे। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, है ना, मैन्योर और फर्टिलाइजर। तो आपको मैं डायरेक्टली बता दूं कि मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या होते हैं। तो मैन्योर मीन्स होता है जैविक, क्या होता है? जैविक खाद। जैविक खाद क्या होता है? जो जीवों से प्राप्त हो, है ना, जैसे कि अपने पास में मान लो कि भैंसे है तो भैंसे के जो काउडंग रहेगा उससे बन जाएगा, या और भी जैविक चीजों से, जैसे आपके घर में खाना कोई भी खराब हुआ तो अगर वो गीला खाना है उसको अपन ने डाल दिया तो वो एक जैविक रूप में होता है ना। तो ये जैविक खाद उनसे बनने वाला। अब वो कैसे बनेगा? तो उसको केचुए को, है ना, अर्थवर्म को छोड़ दो वहां पे, तो वो उसको खाते रहते हैं और फिर उसके बाद वो खाद बना देते हैं। फर्टिलाइजर की बात करें तो ये रासायनिक प्रोसेस है ना, ये रासायनिक खाद है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले समझा था। इसके बाद में अब यहां से हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, किसको? ये फसल को, क्रॉप को, है ना। अब आगे एडवांटेज ऑफ मैन्योर, यहां पर मैन्योर के वो फायदे दे रहा है। तो मैन्योर के फायदे तो वैसे देखा जाए तो बहुत फायदे हैं, है ना। कैसे बहुत फायदे है कि ऑर्गेनिक, सारी चीजें ऑर्गेनिक होनी चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब है कि हमारे पास में जैविक चीजों से बने हुए, जैसे जैविक खाद अपन ने डाला तो फसल अच्छी होगी और सही तरीके से होगी। अगर रसायनों का प्रयोग करेंगे तो वो पावरफुल नहीं होगी, मतलब वो अगर खा भी रहे हम लोग तो उतनी शक्ति नहीं मिलेगी, है ना। एक केस स्टडी आई थी जिसमें कि कहा था कि अभी से कुछ साल पहले, है ना, मतलब कि ये समझ लो कि 20 साल पहले, लगभग 10 से 20 साल पहले, एक संतरा खा करके जितना हमको विटामिन सी मिल रहा था, आज उतना ही विटामिन सी पाने के लिए हमको लगभग 7 संतरे खाने होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? अब 7 संतरे खाने से रहे, है ना, तो अब उतना ही विटामिन सी जो हमारे पूर्वज लोग एक खा लेते थे और आज कितने खाने पड़ रहे? 7 खाने पड़ रहे, तो है ना डिफरेंस। तो यही है, मैन्योर का यूज करो तो फिर वो एक से हमको फायदा होने लगेगा, है ना। तो मैन्योर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग, मतलब पानी को खींच करके रखता है ये। मैन्योर मेक्स द सॉइल प्रोसेस विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, है ना। हाँ, मैन्योर जो है सॉइल को ढीला कर देता है तो उसमें गैस आसानी से पास हो जाती है। मैन्योर इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जमीन को भी अच्छा करता है। मैन्योर ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ माइक्रोब्स, मैं कह ही रहा था, है ना, आने वाले समय की प्रॉब्लम है ये। सेव सॉइल तो होना ही चाहिए, सेव सॉइल, है ना। अब जमीन को बचाने का कार्य करना होगा। नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इसी पर आएगा, है ना, देखिएगा। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास में फर्टिलाइजर है, तो फर्टिलाइजर के भैया कोई बेनिफिट नहीं है ना। फर्टिलाइजर के सारे लॉस ही है, बट फिर भी क्या है कि अगर फसल को फायदा चाहिए, तुरंत फायदा चाहिए, तो इनको हम बोलते हैं एनपीके, है ना। न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला टॉपिक बना हुआ है, उसमें आप एनपीके का मतलब समझ रहे हो। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड
पोटेशियम और आपको पोटेशियम। यहां पर जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या है, एक प्लांट के लिए जैसे हमारे शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए, वैसे ही नाइट्रोजन एक प्लांट के लिए प्रोटीन का काम करता है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा फर्टिलाइजर के बारे में। अब क्रॉप रोटेशन, हाँ, फसल को बदलते रहना चाहिए। सेम फसल एक ही जमीन में अगर सेम फसल अगर बोते हैं तो फिर वो क्या होता है, देखो ऐसा है कि जैसे ग्राउंडनट है ना, तो ग्राउंडनट को राइजोबियम और जो अपना नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन होता है वही राइजोबियम है एक प्रकार से। तो नाइट्रोजन वगैरह ज्यादा मात्रा में लग रहा है, तो आपने अभी ग्राउंडनट लगा दी, फिर ग्राउंडनट लगा दी, मतलब आपने जो एक ईयर में 3 बार ग्राउंडनट लगा दी, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ही नहीं बचेगी वो उतने फील्ड में, है ना। तो फिर क्या होगा, पहली बार में आपको जितनी होगी सेकेंड टाइम में उतनी नहीं होगी, है ना, थर्ड टाइम में और कम होगी। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या होता है कि अब जैसे जो हमारे पास में ग्राउंडनट ही है, तो उसको लगाया तो वो कुछ माइक्रोब छोड़ती भी है और कुछ लेती भी है, तो उसने ले ली। अब हमको ऐसी फसल का यूज मतलब चुनाव करना है जो ग्राउंडनट ने जो छोड़े हैं, अगर हम उसका यूज करें कि वाली फसल को लगाओ कि इसमें जो माइक्रोब छोड़े हैं वो उसको चाहिए, तो इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा आने वाली फसल को, फिर चेंज करो। तो ऐसे अगर स्टडी की जाए और बारीकियों से किया जाए तो बहुत बेटर हो जाएगा, फायदेमंद होगी खेती भी, है ना। अभी देख रहे हैं कि खेती बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है ना। तो यहां पर हम बात करेंगे इरिगेशन, लेकिन अभी बहुत सारा इसमें वो भी चल रहा है कि खेती बेनिफिट हो रहा है ना, कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी हो रहा है। अगर परंपरागत अगर कर रहे हैं, ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं, जैसे पहले से खेती करते आ रहे थे वैसे आज भी कर रहे हैं, तो पहले जैसा फायदा होता था आज भी वैसे ही फायदा हो रहा है, लेकिन बाकी सब चीजें बढ़ गई है। तो हो तो रहा है बट उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, समय के हिसाब से कम हो रहा है ना। बट ऐसा भी कुछ कुछ है, ऐसी कुछ खेती है जो ज्यादा हमको मतलब अर्निंग दे सकती है, बट उसका यूज और उसको लगाना, सारी चीजें प्रोसेस करना जरूरी है। आगे हम बढ़ेंगे इरिगेशन। तो इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है। क्या होता है, सिंचाई। अब सिंचाई तो लगेगी, बारिश की बात अलग है, बारिश में नहीं देना पड़ रहा है ना, बारिश में ऊपर वाले दे दे रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम में लगती है। तो सिंचाई करनी है, अगर सिंचाई के प्रोसेसेस क्या है वो हम देखेंगे, है ना। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में जो है इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या, देखो सबसे पहले स्प्रिंकलर सिस्टम जो आज की डेट में अभी चल रहा है, अभी फेमस है ना। और तो ये आपको याद रखना है कि किससे किससे किया जाता है, ये बातें आपको याद रखनी है। तो स्प्रिंकलर क्या होता है, स्प्रिंकलर में क्या होता है कि पाइप रहता है, पाइप में से छोटे छोटे पाइप लगा दिए जाते हैं और वो घूमते रहता है, उसमें तो पानी निकलता है, फोर्स से पानी आता है, उधर ढक्कन बंद रहता तो पानी कहीं जा नहीं सकता, तो क्या होगा, फिर वो पानी छोटे वाले पाइपों में ऐसा ऊपर चला जाता है, ऊपर जाकर के ऐसा फैल जाता है, तो उससे क्या होता है, पूरी फसल को ऊपर से पानी मिलता है। तो ये है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम। कौन सा वाला, जिसमें ऊपर से पानी मिलता बारिश की तरह। वही हम बात करें किसकी, डीप इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ऐसा पाइप रहता है, छोटा पाइप रहता है, उसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, और वो कहां पे रहते हैं, जहां पे पौधा लगा रहता है ना, वहीं पर जो छोटा सा होल रहेगा, मतलब उधर से पानी दिया तो वो पौधे पर ही पानी मिलेगा, बाकी कहीं फील्ड में कहीं पानी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, जहां पर पानी कम होता ना वहां पर ड्रिप इरिगेशन बहुत फायदेमंद है, जहां पे पानी की कमी है वहां। और जहां पे प्रचुर मात्रा में पानी है भी, तब भी क्या यूज करना चाहिए, स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन करना ही चाहिए समय के साथ में। अभी नॉर्मली जो है फील्ड में अगर पानी छोड़ दिया जाए तो वो वेस्ट होता है उसमें। बात करेंगे हम इसके बाद में वीड्स की। तो वीड्स के अगर बारे में बात करें तो वीड्स कौन है, वो सारे बेवजह के पौधे जो हमने फसल लगाई, बट फसल के अलावा भी उग गया कुछ कुछ, है ना, कुछ कुछ और चीजें उगाई जिसके हमने बीज नहीं डाले वही निकल गया, है ना, बोया कुछ आया कुछ, तो वो सारे वीड्स कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, वीड्स कहलाते हैं। तो इसमें जो है वीड्स हमको समझना होता है कि अनडिजायरेबल, जो हमने नहीं चाहे थे वो प्लांट ग्रो कर गए, क्या कर गए, ग्रो कर गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, और कल्टीवेटेड के दौरान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो ये जो वीड्स है, वीड्स क्या करते हैं कि वीड्स हार्मफुल होते हैं। वीड्स कैसे होते हैं, हार्मफुल। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि आपकी फसल को नाइट्रोजन चाहिए, बाकी वीड्स को नाइट्रोजन चाहिए नहीं, इसको भी तो चाहिए। तो जब आपकी फसल को भी वही चाहिए जो
इनको भी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये भी पौधे हैं, बट ये हमारे यूज के नहीं है ना, इसके लिए हम इसको वीड्स बोल रहे हैं, नींदा बोल रहे हैं। तो उसको हमको निकालना होता है ना, उसको हमको अलग करना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसको भी तो उतना ही न्यूट्रिएंट लगेंगे जितने हमारी फसल को लग रहे हैं। तो अब हमारे फसल को न्यूट्रिएंट दे कि वो नींदे को न्यूट्रिएंट दे, तो इस चक्कर में क्या होता है, बढ़ जाता है और फिर हमारी फसल है ना पिछड़ जाती है। तो इसके लिए जो है वो होना ही नहीं चाहिए, वीड्स नहीं होने चाहिए, है ना। अब इसके बाद में आगे हम बात करें तो हार्मफुल है, क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। किसको कंज्यूम करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको सॉइल भी लगती, मतलब वाटर भी लगता, सॉइल मतलब जगह ज्यादा घेरते हैं, वाटर भी लगता, लाइट भी लगता है, इसमें सब सारी चीजें लगती है जो अपनी फसल को लगती है, ठीक है। मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स, तो अब किस किस से वीड्स निकाली जाती है? तो देखो भैया, एक तो इसमें जो है एक सिंपल सा मेथड होता है, हैंडमेड, है ना। मतलब कैसे निकाल सकते हैं? हाथों से अलग करो उसको चुन चुन के। और दूसरा भी तरीका है ना, कौन सा वाला? वीड साइड्स। वीड साइड्स मतलब हम क्या करते हैं, दवाइयां स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे करके और फिर वीड को खत्म कर देते हैं। तो वो तरीका कहीं ना कहीं केमिकल से होता है तो कहीं ना कहीं गलत है, बट रैपिडली मतलब जल्दी फायदा मिलता है और बड़े एरिया तक आसानी से, क्योंकि स्प्रे करना आसान होता है बजाय इसके कि एक एक जो है वीड्स को निकाला जाए, ठीक है। अब इसके बाद में मैन्युअली निकालना तो थोड़ा मुश्किल है, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हाथों से निकालने जाए तो वो हो जाएगा। हार्वेस्टिंग देखते हैं, है ना। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। भैया अब सारा तो कर लिया अपन ने, बीज बो दिया है, उसके बाद में अपन ने क्या कर लिया, बीज बोने के बाद में उसको सही से मैन्योर दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, उसको इरिगेशन करा दिया, मतलब पानी दे दी, सिंचाई कर दिया। उसके बाद में अपन ने क्या कर दिया, उसमें जो नींद आया था, जो वीड्स आई थी, उसको निकाल दिया अपन ने ना। 2,4-D एक फेमस दवा है ना, 2,4-D एक बहुत फेमस दवा है, उसका यूज करते हैं इसके लिए, खास करके वीड्स को दूर करने के लिए, और भी अलग अलग यूज होती है। तो उसको करके हमने वीड्स को अलग कर दिया, तो अब हमारी फसल लग गई। फसल लग गई तो अब हार्वेस्ट कर लो, काट लो उसको, है ना। तो काटने की प्रोसेस करनी है। अब इसके लिए क्या यूज करते हैं तो इसको भी हम देखेंगे, है ना। द कटिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, है ना। और हार्वेस्टिंग जो है मशीनों के द्वारा की जाती है, उसको हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्या कहते हैं हम लोग? हार्वेस्टर कहते हैं। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और थ्रेसिंग। अब कटाई तो हो गई पर अभी बीज तो नहीं निकला ना, तो थ्रेसिंग करनी पड़ेगी। हमको क्या करनी पड़ेगी? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि जो बीज होता है उसमें से जो खराब पार्ट होता है उसको अलग कर देते हैं और सीड को हम निकाल लेते हैं, बीज निकाल लेते हैं, बाकी का सारा हटा देते हैं ना। अब इसमें भी विनोइंग की प्रोसेस भी होती है ना। विनोइंग मतलब क्या होता है? उसको उड़ा लिया जाता है ना। अब अगर आप 8th के साइंस की बुक में देखेंगे तो एक महिला है ना, बहन जी है, वो ऐसे कुछ लेकर के, कुछ पात्र है उसके पास में, पात्र सूपा, तो सूपे से क्या करती है, उसे उड़ाते रहती है ना, हवा चल रही होती है, उड़ाते रहती है, तो उससे साफ हो जाता है। जो गेहूं है वो जो मतलब भारी, जो अनाज भारी होगा और बाकी जो चीजें होगी वो पतली होगी, तो वो उड़ जाएगी। तो ऐसे भी करते हैं, विनोइंग वाली प्रोसेस से भी करते हैं। इसके बाद में भाई अब आपको जो है फसल हो चुकी है, अब आपके यहाँ फसल लग चुकी है, हो चुकी है, तो अब उसका स्टोरेज भी तो करना पड़ेगा। अब इतना सारा कहीं कहाँ रखेंगे, है ना। तो उसका भंडारण करना जरूरी है, तो उसको भंडारण किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है भंडारण की जाती है, ये सारा कुछ किया जाता है एक एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, ठीक है। तो इन सब चीजों को, इसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खराब ना हो। अगर जैसे कहीं पर रख दिया, इकट्ठा सारा रख दिया, तो बेकार हो जाएगा वो, है ना, उसमें कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। तो ये सब चीजें थी अपने एग्रीकल्चरल प्रोसेस से रिलेटेड। इसमें से जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी, आप उन सब चीजों को जो है नोट डाउन कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन किस बेस पे आया था, मैंने आपको बताया कि वो प्रोसेसेस पे आया था, कि सोविंग की प्रोसेस है, मतलब बीज बोने की प्रोसेस, तो उसको किससे किया जाता है, तो सीडल से किया जाता है ना। इसके बाद में बाकी की सारी चीजें आई थी। हार्वेस्टर किससे, हार्वेस्टर वाला भी, थ्रेसिंग आया था कि थ्रेसिंग किससे करते हैं। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में आई थी कि कोई प्रोसेस देके रखी थी, उस प्रोसेस को किससे किया जाता है, किस मशीन से किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन था। इस बार भी हो सकता है फसलों के नाम दे दे, है ना, कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, तो क्या पूछ ले। तो ये सारा जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो सारी आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, है ना।